मॉर्निंग शोज द डे। ये कहावत आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा और हम स्कूल में ना थॉट फॉर द डे में जरूर बोला करते थे। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये बहुत बाद में समझ में आया। आज मुझे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय मिला है जो कि ये जो थॉट फॉर द डे है ना, इसको बिल्कुल सही तरीके से चरितार्थ कर देगा। अच्छा, बचपन में हमारी बहुत सारी ऐसी हरकतें रही होंगी जिनको कि हमारे बड़ों ने कई बार हमें डांट कर सुधारा होगा, कई बार इग्नोर कर दिया होगा, कई बार हम हंसी का पात्र बने होंगे। जैसे कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे और मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना, अगर हम ट्रेन में जाते थे तो हमें खिड़की वाली सीट चाहिए थी। बड़े होने के बाद भी कई बार मैंने देखा है कि प्लेन में जो बड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको विंडो सीट मिले। जब हम बेड पे सोते हैं तो भी एक खास जगह होती है बेड पर, हमें लगता है हमें वहीं नींद आएगी, हमें और कहीं तो नींद आएगी ही नहीं। ऐसे ही जब हम कभी बोर्ड रूम मीटिंग में होते हैं, बॉस होते हैं सामने और हम मीटिंग में होते, तो हम एक खास कुर्सी जो है उसी को चूज करते हैं, वही बैठना पसंद करते हैं। और बचपन में कई बार मजाक भी उड़ा होगा आपको, अरे ये तो बैक बेंचर्स हैं, ये तो लास्ट वाली कुर्सी पे बैठते हैं, बिल्कुल टेबल जोड़ के बैठ जाते हैं ताकि टीचर उन तक ना पहुंच सके। देखिए, ये बहुत सारी बातें ना बचपन में सुन करके हम लोगों ने अनसुनी कर दी होगी, बहुत इतना फोकस नहीं किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये छोटी छोटी आदतें असल में आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी बातें बयां कर सकती हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत मजा आएगा आपको इसे समझने में। और अगर आपको किसी को सही करना है, करेक्ट करना है, उसकी पर्सनालिटी को चेंज करना है, तो शायद आप इस एपिसोड को देखने के बाद उसे कर पाएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रियंका ठगेला जी। तो मैं प्रियंका जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें करते हैं और ये जो पर्सनालिटी की छोटी छोटी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें हैं जिनको देख करके आप पर्सनैलिटी में जो चीजें। वेलकम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ योगिता जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज बहुत इंटरेस्टिंग मुझे विषय मिला है और ये मुझे आइडिया भी आपके कुछ पोस्ट को देखने के बाद मिला था। मुझे लगा कि वो पोस्ट पढ़ने के बाद कि यार इस बात में इतना राज छुपा है, मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे, हाँ जी, वो हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे लगा कि थोड़ा जो मैंने ज्ञान लिया है वो सब मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो देन आई मेड इट इनटू अ पोस्ट बेसिकली। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, जैसे हमें खिड़की पर बैठना बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है मेरा और मेरे भाई के बीच में बहुत झगड़ा होता था, मुझे विंडो सीट चाहिए, वो कहता था मुझे चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सीज फायर किया था कि 1 घंटा तू बैठेगा, 1 घंटा मैं बैठूंगी। मतलब हमने इस तरह से किया होता। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या ये हमारी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बयां करती है, ये मुझे जानना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जी। पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा मल्टीफेसेड डोमेन है, मतलब इसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। तो पर्सनालिटी में हमारे फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर, हमारा कल्चर का इनपुट, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सब काउंट बन होके ही फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है हमारा, और वो चलता रहता है। हालांकि वो जी। 15 साल पे शुरू हो जाता है बनना, लेकिन वो बनता रहता है फिर भी। ठीक है, उसकी शुरुआत 15 साल पे हो जाती है हम्म। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, किताबों किताबों के अनुसार। सो फिर जब हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, फिर हम कुछ बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो जैसे उसमें से एक ये बिहेवियर है कि कॉर्नर चीज को सीट को चुनना या फिर एक विंडो सीट को चुनना, ये भी एक बिहेवियर है। लेकिन वो हम नेचुरली ऐसे कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या हमें वो चीज पर्टिकुलरली वो प्रेफरेंस क्यों है हमारी। ठीक है, हम्म। लेकिन वो वैसा करने से सामने वाला इंसान अगर थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट रखता है या वो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, तो वो थोड़ा सा एनालाइज कर पाएगा कि हाँ, दिस पर्सन मे फॉल इनटू दिस कैटेगरी। सो हम किसी को फैक्ट नहीं कह रहे, बट हम मोरलेस उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है उनके बिहेवियर से। जैसे अगर किसी की कॉर्नर सीट है, ठीक है, सो कॉर्नर सीट कोई पसंद कर रहा है, तो यानी कि वो एकदम अटेंशन से कहीं साइड में जाके बैठना चाहता है, अटेंशन से दूर होके, अवे फ्रॉम अटेंशन। वो कोई एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो अपना एक स्पेस लेना चाहता है ना, हाँ। कि जहाँ पे उसको थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेशन ना मिले किसी तरह का किसी तरह की
हलचल का वो हिस्सा ना बने, तो वो साइड में जाके बैठ जाएगा, जहाँ पे वो अपना आराम से बैठ सकता है, देख सकता है, लोगों को इवैल्यूएट कर सकता है, अपनी चार बातें बोल भी सकता है, लेकिन वो उसका कंफर्ट, ठीक है। तो वहां पे पता लगता है कि वो एक्शन से अवे है, इस तरह की पर्सनालिटी है। ऐसे ही विंडो सीट है। विंडो सीट में थोड़ा सा, जो लोग ज्यादातर विंडो सीट पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि टिकट पे आपका नंबर विंडो सीट पे आ गया वो अलग बात है, लेकिन आप अगर चूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चूज करें तो आप बाहरी दुनिया को देखना चाहते हो, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते हो उस चीज का जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो विंडो सीट वाले लोग एग्जैक्टली वही होते हैं ज्यादातर, ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि फैक्ट वाइज ऐसा कहा जाता है कि वो सेल्फिश होते हैं, लेकिन सेल्फिश बहुत हैवी वर्ड है। हाँ, बहुत हैवी वर्ड है, ठीक है। हमें इसका हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग इसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, लेकिन सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी नीड्स के लिए, अपने अपने सही काम के लिए सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं टाइम निकाल के अपना विंडो एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ कि भाई सबसे चीज तो पहले मैं देखूँ, वो पेड़ आए या वो बर्ड आए, वो पंछी आए, वो चाय वाला आए, तो मुझे वो देखना है, ठीक है। चाहे वो आप ट्रेन की विंडो सीट हो या प्लेन की सीट हो, अकॉर्डिंगली तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने का जो चाव है, तो दूसरे की नजर में होगा कि सेल्फिश है यार, वो उसको अपनी ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्फिश जो वर्ड है वो नेगेटिव है। लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में चाहते हैं, इसलिए विंडो सीट प्रेफर करते हैं। इसी तरह से एक मिडल सीट होती है। मिडल सीट में लोग थोड़ा ज्यादा ओपन होते हैं, वो इधर भी बात कर लेंगे, वो उधर भी बात कर लेंगे, चार बातें वहां से सुन भी लेंगे, वो डिस्टर्बेंसेस को एडजस्टमेंट समझ लेते हैं, डिस्टर्बेंस को डिस्टर्बेंसेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बैक सीट का भी कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा क्लास में बैक बेंचर्स बोल जाते हैं उनको, ना, क्योंकि वो भी अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहते, वो थोड़ा ज्यादा फ्री विल से अपना काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा पीछे बैठ के अपने आप को अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई में भी ध्यान लग रहा है, दोस्तों से बातें भी होती रहे, थोड़ा बहुत चुपके से लंच भी खा लिया, इस तरह की हमने हरकतें देखी अपने स्कूलों में, ठीक है। तो हर बिहेवियर का अपना एक पर्सनालिटी डिटरमाइन होता है, बस यही है। इसमें ये नहीं है कि कोई सही है या गलत है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू से टू हैव अ चॉइस अबाउट फीस, बट दिस डिपिक्ट्स देयर पर्सनालिटी समवेयर। अच्छा, जैसे आपने भी ये चीजें बताई हैं कि हम सीट जब चूज करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर मुझे अपने बच्चे में नजर आता है कि वो मतलब कुछ खास चीज, जैसे बंद जगह पे उसको घबराहट होती है, जिसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो क्या इसे मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता आपको लगता है कि है, या फिर इसको हम बात करके उसको काउंसिल करके ठीक कर सकते हैं, या ये अगेन उसकी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा है ऐसा? देखिए, पर्सनालिटी एक अलग चीज होती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग चीज है, पर्सनालिटी टाइप अलग चीज है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर अलग चीज, ठीक है। तो अगर बच्चा का कोई बिहेवियर, जैसे आपका कोई बिहेवियर, मेरा कोई बिहेवियर अगर मेरी आम से जिंदगी को परेशान नहीं कर रहा, मेरे सोने में दिक्कत नहीं कर रहा है, मेरे ऑफिस जाने में परेशानी नहीं हो रही है, दोस्त यारों से मिलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खाने वगैरह में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर वो मेरी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तब तक तो उसको हम थोड़ा बहुत ऐसे ज्यादा टेंशन ना भी दे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लगता है कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर, उसके बारे में मैं रात दिन सोच रही हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, इस तरह की चीजें अगर किसी बिहेवियर में ज्यादा है, तो उसको सिम्टम बनने में देर नहीं लगती, तो फिर हमें उसको टेंशन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आप कह रहे हैं कि कोई लिफ्ट में बंद हो जाता है, अगर लिफ्ट में बहुत सारी भीड़ है और मैं वहां पे हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे भी सफोकेटेड लगेगा और मैं निकलना चाहूंगी वहां से फटाफट से, जल्दी से। हाँ, लेकिन अब कोई है नहीं और मैं तो भी सफोकेट फील कर रही हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई एस्केप चाहिए, मुझे कुछ हो ना जाए, फियर ऑफ डाइंग जैसा लग रहा है, या कुछ अनसर्टेनिटी जैसा लग रहा है, तो अगर ये बिहेवियर एक आध बार हो रहा है, विच इज ठीक है। अगर ये बिहेवियर परसिस्टेंट है, ठीक है, ये मेरी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो एपिसोड में भूले से भी नहीं भुला पा रही, ठीक है, और वो मेरा बाकी कामों को प्रॉब्लम में डाल रहा है,
तो डेफिनेटली मुझे उसकी मेडिकल अटेंशन चाहिए, क्योंकि फिर हमें चेक करना होगा कि ये कहीं एंग्जाइटी प्रॉब्लम तो नहीं है। एंग्जाइटी में एक तरह का टाइप होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, तो कहीं ये हम्म उस तरह का तो फोबिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंग्जाइटी में मोरलेस हमें फियर ऑफ अननोन ही रहता है, किसी हम्म किसी होने का डर। डर हाँ और हाँ एंग्जाइटी अलग अलग चीज होती है, फियर और एंग्जाइटी, ठीक है। हम्म फियर में हम्म हमें पता होता है कि इस फलाना चीज से हमें डर है। एंग्जाइटी हम्म में ऐसा हो सकता है कि हमें पता भी ना हो हमें किस चीज का डर है, लेकिन फिर भी चिंता बनी रहती है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग को कितना अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब हाँ। से हम फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपका ना शायद माइक टकरा रहा है किसी चीज से, क्योंकि आपकी आवाज में वो एक खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है बार बार। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। इज इट बेटर नाउ? लेकिन वो शायद खड़खड़ हो रहा है उसमें, फोन टच हो रहा चक्कर है हो रहा शायद। है। अगर अगर आप उसे निकाल देंगी तो देखिए। मैं आपको निकाल के देखती हूँ। आप कुछ बोलिए। हाँ, अभी इट्स बेटर। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि आवाज ये ढप ढप की आ रही है, तो फिर मुझे ध्यान आया कि आपने शायद हेडफोन लगा रखा है अच्छा और वो अच्छा, टकरा रहा है। वो ठीक है, टकरा कोई रहा बात। है जी। हाँ। तो हम जिस तरह से बचपन में हम बच्चों को देखते हैं कुछ हरकतें करते हुए, जैसे आपने, हम लोगों ने सीट्स की बात की, क्लासरूम में भी बैक बेंचर होने की बात सोची हम लोगों ने। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों से उनकी पर्सनालिटी पर कोई बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ सकता है? मतलब बड़े होने के साथ साथ, जैसे आपने बताया कि थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं जो खिड़की की तरफ बैठते हैं, या थोड़े मिंगल होने वाले होते हैं जो बीच में बैठते हैं, और जो बिल्कुल बैक बेंचेस होते हैं वो तो बिल्कुल मस्त मौला ही होते हैं। तो यूजुअली बैक बेंचेस को स्कूल में तो बहुत डांट पड़ती है, बहुत बैशिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग में भी सबसे ज्यादा डांट उन्हीं बच्चों को पड़ती है। तो क्या ये पेरेंट्स के लिए कोई चिंता का विषय है? हाँ, मतलब देखिए, अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। हम्म अगर किसी के बच्चे ने कंफ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट यानी कि लड़ाई झगड़ा देखा अपने बचपन में, या हम्म सिर्फ पेरेंट्स के साथ पला बड़ा है, या किस हम्म तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसने लिया है, और उसी तरह का बच्चे के अंदर भी व्यवहार बन गया है कि अब वो एंग्री ज्यादा रहता है, या उसके एंगर आउटबर्स्ट ज्यादा रहते हैं। अब वो एंगर आउटबर्स्ट रेज में बदल गए हैं, उसको जल्दी जल्दी लड़ाई कर लेता है, या उसको रूल ब्रेक करने का मन करता है, हम्म या जैसे किसी से बिहेवियर, जैसे अब स्कूल में वो कॉर्डियल नहीं है बच्चों के साथ, या हम्म टीचर, ठीक है, तो वहां पे फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं पर्सनालिटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो तब हमें एक बार बच्चे को अटेंशन देना बनता है। तो वहां पे हम पर्सनालिटी असेसमेंट भी करा सकते हैं। हम्म हाँ, और स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, वो भी ऐसा काम करते हैं इस तरह का। तो देखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ कितना टीम वर्क पॉसिबल होता है उस बच्चे के लिए, कितना वो स्पोर्ट्स में एंगेज करता है, कितना टीचर की बात मानता है, कितना हम्म और हाउस को या अपने घर के एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट कर पाता है। तो ये सब बिहेवियर अगर कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, कुछ कहीं हॉस्टिलिटी जैसा इस तरह का एनवायरनमेंट है, हम्म इससे एंग्री होना सीख रहा है, रिबेल हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, और बहुत ही रूल ब्रेकिंग एटीट्यूड है उसका, वहाँ पे आई थिंक वी शुड पे अटेंशन। आप जिस तरह से मुझे बता रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में काउंसलर्स जो होते हैं उन्हें ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ करके वो एक फर्स्ट बेस होता है जहाँ पे कि टीचर्स और फैकल्टीज हेल्प कर सकते हैं बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है घर में ना बच्चा बहुत कम रहता है, स्कूल में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, तो पेरेंट्स को कई बार बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती है बच्चों के बारे में। हम लोग ना एक अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, ऐसा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि स्कूल का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि स्कूल उसकी हर चीजें देखता है। तो जो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि दे शुड बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्हें ही स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, या जो नॉर्मल काउंसलर्स होती हैं उनसे भी काम चल जाएगा? नहीं, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना या सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होना,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस उनको, सब लोगों को अपना काम आना चाहिए। और बच्चों में यूजुअली आपको बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी है उनको समझने के लिए। उनका बिहेवियर सिर्फ नोटिस करना है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो एक थ्योरी है, पैंड्यूरा एक थ्योरिस्ट थे, बिहेवियरल थ्योरिस्ट थे। उनके हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो देखकर अपना बिहेवियर ज्यादा सीखते हैं। तो इमिटेशन से, सोशल थिंग से बच्चों के अंदर बिहेवियर आता है, वो ज्यादा सीखते हैं। तो अगर मैंने किसी को गाली दी तो बच्चा वो तुरंत गाली सीखे। अगर मैंने कूड़ा डस्टबिन में डाला तो बच्चा वो भी सीखेगा। मैंने पानी का ग्लास सिंक में रखा तो बच्चा वो भी सीखेगा, ठीक है। सो काउंसलर्स को इम्पोर्टेंट है कि वो एकेडमिक लर्निंग के अलावा उनका जो इंटरेक्शन है वो भी नोटिस करें, ठीक है। क्या बच्चा टाइडी होके आ रहा है स्कूल से, क्या वो ऐसे उठ के आ गया है, क्या वो सारे पीरियड्स अटेंड कर रहा है, क्या वो क्लास में प्रॉपरली क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्यूरोसिटी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या किसी और म्यूजिक में, ड्राइंग में, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा। बच्चे के दोस्त कितने हैं, क्या उसके कोई भी दोस्त नहीं है, क्या वो पीछे बैठना अपने अकेला पसंद करता है, क्या वो लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, या फिर वो प्लेग्राउंड में टाइम स्पेंड करता है, या फिर वो सिर्फ अकेला हॉल में बैठ के टाइम स्पेंड करता है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें काउंसलर देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि के पास ही जाके आप उसके बिहेवियर को नोट करोगे। आप दूर से, थ्रू टीचर्स, थ्रू फ्रेंड, थ्रू हिज ग्रेड्स, आप इससे भी बता सकते हो उसके बिहेवियर, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। और कभी आप बच्चे के पास जब अप्रोच करें तो मेक श्योर करें उसके लेवल पे आके बात करें। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड ना करें, बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में ऐसा उसको ना लगे कि बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। उसको ओपननेस दिखाएं और उससे उस तरह से बात करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, यस और नो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। उसको खुद वो जवाब दे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। आपको बहुत ज्यादा यू सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। यू बीन फाउंड टू डू दिस, और यू आर डूइंग दिस, यू आर स्टूपिड, यू आर लूजर, यू आर मैड। Don't say like that. Use I sentence. I see that you're going. I'm noticing such behavior in you, or I'm coming across behavior. So I think these few things can help you identify problems in kids, in their behavior, in their actions. So I mean, this will going to help. Or school must have counselors. So please, टीचर्स ऑब्वियसली अपना काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा ध्यान दे रहे हैं, बट काउंसलर का जो जॉब है वो टीचर जैसा नहीं होता है। काउंसलर का बहुत होलिस्टिक जॉब है। तो आई रिक्वेस्ट दैट एवरी स्कूल शुड हैव अ काउंसलर। हाँ, अब तो फिर भी हर स्कूल के पास काउंसलर होती है। जब मैं अगर अपना टाइम याद करती हूँ तो मुझे बहुत जो हंसी आती है। टीचर और पेरेंट के बीच में जो एक ब्रिज फॉर्म फॉर्म करना होता है, उस तरह हाँ, से। तो हम जब छोटे वो थे ना तो हमारी कोई काउंसलर नहीं होती थी, और हमारे इतने पीटीएम भी नहीं हुआ करते थे। वो तो पेरेंट्स को बुलाया ही तब जाता था जब बच्चे ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है स्कूल में, तो पेरेंट को बुलाया जाता था। वरना टीचर्स ही पीट पाट के हमें सेट रखा करते थे। आजकल जितनी चीजें सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ भी गई हैं। मतलब मुझे लगता है कि अब बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। मैडम इसको टास्क ना बोले, इसको इंटरेस्ट बोले, ठीक है। मतलब आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए बच्चों में। ये दे आर दी द यूथ ऑफ आवर पॉपुलेशन, दे आर दी फ्यूचर। हाँ, आई स्वेयर, काश हमें भी सोचते लोग कि हम यूथ हैं। जब हम छोटे थे, वी यूज्ड टू गेट बैश्ड अप बैक अगर कुछ गलती की तो बस। लेकिन हाँ, ठीक कहा आपने, चीजें बदल रही हैं, टाइम हैज चेंज्ड नाउ, और इस समय हमें जरूरत होती है कि बच्चों को कैसे अपब्रिंग करना है। पहले हम बच्चों को पिटाइयों को ग्लोरीफाई कर देते थे कि छड़ी खा के आया है, पनिशमेंट लेके आया, मुर्गा बना दिया, इस तरह की हम्म। करनी है। अब तो आप कर भी नहीं सकते, इट्स नॉट हाँ, अलाउड। और तो अब गुड भी नहीं है अब और बच्चे इस तरह की। ह्यूमिलेट हो जाते हैं। और अब बच्चे बिल्कुल। ह्यूमिलेट हो जाते हैं। हमारे टाइम में कोई ह्यूमिलेशन ही नहीं थी। मतलब ये तो एक पता होता था कि ये चार बच्चे हैं जो रोज ही मार खाएंगे, रोज मुर्गा बनेंगे बाहर जाके। तो ना
हम उन्हें ह्यूमिलेट करते थे ना शायद वो ह्यूमिलेट कभी होते थे, बट नाउ थिंग्स हैव रियली चेंज सो मच। आज के इस टाइम में आपकी जॉब बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, बड़ों को, उनकी साइकोलॉजी को समझ करके फिर उनको उसके हिसाब से सजेस्ट करना, गाइड करना एक बहुत मुश्किल काम है। एक आम, अगर मैं आपसे एक सजेशन मांगू, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उनके लिए कोई एक आम सजेशन आप देना चाहें, कोई टिप देना चाहें ताकि लोग केयर फ्री और होलिस्टिक तरीके से जी सकें, तो व्हाट वुड बी योर टिप? मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट है उनकी अपनी नीड्स है और उनकी अपनी डिमांड्स है अपनी एज की, तो उसको हम निग्लेक्ट ना करें, उसको हम अपनी नीड से कम ना आके बच्चों के को हम ये ना समझे कि इसकी बात इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है, इस तरह का एटीट्यूड ना लाए। ठीक है, तो को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी एक अडल्ट होने पे किसी को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी नीड्स को, और हर एक एज ग्रुप की एक अपनी नीड्स होती है। अगर हम बहुत ही डाउन प्ले कर देंगे उसके इंटरेस्ट एरिया को या उसके वॉइस को या फिर उसके लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को, तो वो गलत होता है। तो बच्चे जो डिसीजन मेकिंग करते हैं या बच्चे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या जो उनके इंटरेस्ट एरियाज होते हैं वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए जितने हमारे लिए होते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे से यार कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि तुलना बहुत गंदी चीज होती है। तुलना से बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली रेज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक तुलना को अवॉइड कीजिए बच्चों के बीच। ठीक है, एक ये चीज। और बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। ठीक है, अगर आप उन्हें 10 काम कर दे रहे हैं, अगर वो 2 भी कर पा रहे हैं तो आप 2 पे फोकस करो, 8 पे नहीं। तो बच्चों के बच्चों को जीतना होता है, जब तो अर्न देम, अर्न देयर अटेंशन, उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही जो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने खास तौर पे कहा ना कि बच्चों को अगर 10 काम है उनमें से वो 2 काम करते हैं, उन 2 कामों पर फोकस किए करें। क्योंकि शायद हम भी ऐसी गलतियां करते हैं कि हम उन आर्ट जो बाकी चीजें उन्होंने नहीं की है, हम वो नेगेटिव वाले को फोकस करते हैं एंड वी स्कोल्ड ऑन दैट। तो मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों का फिर एटीट्यूड खराब क्यों होता है, शायद दिस इज द रीजन। थैंक यू प्रियंका जी, यू हैव बीन सो काइंड। आपने अपना समय निकाला और मुझे इतनी अच्छी बातें आज बताई हैं, विच इज सो इंटरेस्टिंग। आपसे मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भविष्य में पूछती रहूंगी, जिससे कि छोटे ही नहीं बड़ों को भी लाभ पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।